Hello everyone, this is Pooja. I am a counselor. Today we'll be doing question and answer session with Dr. Aarti Meera. Our session of today is dedicated to caregivers of the patients, and you all can ask any questions anytime during the session. We have also gathered few questions from our Google form. So we'll be answering each question one by one. So let's see what is our first question. So first question is how to help patient with OCD as a caregiver. So I'll welcome Dr. Aarti ma'am to answer this question. Nice question. First of all, I would like to say thank you to everyone for joining in because इस समय आप बहुत सारा काम घर पे कुछ भी कर रहे होते but you have taken some time. Thank you very much for this. Now coming to the first question कि OCD patient के साथ कैसे डील किया जाए. Before understanding कि कैसे डील किया जाए, first understand कि उसके साथ चल क्या रहा है, internal level पे उसके साथ क्या हो रहा है. The first thing is he is suffering from कुछ repetitive irrational thoughts आ रहे हैं और उसके कारण वो कुछ काम बार बार कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं साफ सफाई के, उसके कारण वो सारा दिन साफ सफाई कर रहा है जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो गई है. और कंटेमिनेशन के डाउट्स हैं, सारा दिन सफाई चलता रहता है और हर जगह टोका टाकी, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, जिससे केयर गिवर बर्डन डेफिनेटली बढ़ता है. पर यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, इससे समझने की जरूरत है. बिकॉज केयर गिवर ये समझता है कि ये बीमारी है, ये कर रहा है और इसके कारण वो परेशान है. सर्टेनली वो परेशान है, मानती हूँ कि वो लोग परेशान है, केयर गिवर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. पर अगर हम उससे उस इंडिविजुअल को कुछ उसे उसकी मदद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसकी हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए, तो अंडरस्टैंड उसके साथ हो क्या रहा है, देन यू विल गेट आंसर्स कि आपको करना क्या है. दैट वुड बी रियली ऑटोमेटिक. अब जब उसको ये विचार आते हैं, वो बार बार सफाई करता है, डेफिनेटली घर में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स तो वैसे ही शुरू हो जाते हैं और उसे भी समझ आ रहा होता है गलत है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो सेल्फ ब्लेम करता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी है. जब वो ये कहता है कि मेरे अंदर कुछ समस्या है, मैं ऐसा हूं, तो ये क्या फीलिंग दे रहा है, गिल्ट. अगर गिल्ट की फीलिंग अगर उस इंडिविजुअल में आती है और सिमिलर अगर केयर गिवर उसे इसी तरह से सुबह शाम कहता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसकी वजह से हमारी लाइफ गड़बड़ है और प्लीज इसका कुछ करो. नोट ओनली जो आपकी सराउंडिंग्स है, जब आप किसी डॉक्टर के पास भी गए और आपने यही बोला कि ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप उसका गिल्ट नहीं बढ़ाएंगे. सर्टेनली उसका गिल्ट बढ़ेगा. सो हमें जरूरत क्या है, जो हम कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी करते हैं, मींस कि विचारों पे काम करे जिससे उसके बिहेवियर में चेंजेस आए. उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिमूव द गिल्ट. कि ऑब्सेशंस या ओसीडी ये भी शुगर जैसी समस्या है, बीपी जैसी समस्या है, वो जान के नहीं कर रहा. तो अगर इस सिनेरियो में फैमिली मेंबर्स उसे ये रियलाइज कराते हैं कि तुम्हें कुछ गड़बड़ है, तुम ऐसे हो, तो वो गिल्ट बढ़ जाएगा. रादर देन दिस, अगर फैमिली मेंबर्स उस गिल्ट को कम करने में उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें और उसे ये रियलाइज कराए कि ये भी बीपी शुगर जैसी चीज है जिसका इलाज संभव है, तो वो गिल्ट कम हो जाएगा. अगर वो गिल्ट कम होता है तो हीलिंग प्रोसेस क्या रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहा है. एक तो ऑलरेडी ओसीडी है, स्ट्रेस ऑलरेडी है, और अगर इस समय सराउंडिंग से स्ट्रेस किसी भी तरीके से उस इंडिविजुअल को मिलता है तो क्या होगा. स्ट्रेस, अनड्यू स्ट्रेस अगर लंबे समय पे रहता है, स्ट्रेस हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, स्ट्रेस हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक करता है, स्ट्रेस हमारी बॉडी में डाइजेशन गड़बड़ करता है. हमें किसी भी तरीके से उस इंडिविजुअल का स्ट्रेस कम करना है, हमें किसी भी तरीके से उसका गिल्ट कम करना है. अगर हम उस विशियस साइकिल में चले गए कि हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, सो डिजीज प्रोसेस में इंप्रूवमेंट देने की जगह हम शायद प्रॉब्लम में आ जाएंगे.
क्लियर? सो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप है उसका गिल्ट कम करना. सेकेंड स्टेप है कॉग्निटिव बिहेवियर साइकोथेरेपी में, जैसे देयर सर्टेन एक्सरसाइजेस, एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन, जिसमें ओसीडी जिसे भी है उसे एक्सपोज किया जाता है. जिस चीज से डर लगता है, अगर गंदगी से डर लगता है, किसी और कोई और तरह के फियर्स हैं जहाँ डर लगता है, उसको उसका एक्सपोजर दिया जाता है. जब एक्सपोजर दिया जाता है तो नर्वसनेस आती है. उस समय फैमिली मेंबर्स का एक स्ट्रॉन्ग रोल होता है कि उस ईआरपी में वो ओसीडी जिसे भी है वो अकेला करने में सक्षम नहीं होता, बिकॉज वो बॉर्डरलाइन टू माइल्ड वेराइटी ऑफ ओसीडी में तो दे कैन हैंडल कि ईआरपी अकेले कर सकते हैं. अदरवाइज दे नीड फैमिली मेंबर्स. सो सेकंड ईआरपी में that is and gut dysbiosis and methylation. This is the latest work in OCD. So अगर फैमिली मेंबर्स को समझ में आती है कि कुछ और कॉजेस भी हैं ओसीडी के, और वो इंडिविजुअल उसी तरह से है जैसे एक बीपी शुगर वाला है या कोई मेडिकल कॉज से कोई सफर कर रहा है, प्रोबेबली वो और अच्छे से डील कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो इंडिविजुअल जान के नहीं कर रहा. सो नीड लॉट्स ऑफ पेशेंस. कई बार मुश्किल भी हो जाता है, हम पेशेंस लूज भी कर देते हैं, बट इट रियली नीड्स फॉर द हीलिंग प्रोसेस. So this is about how to deal with OCD patients. Thank you so much, ma'am. So next question for you is how to track nutrient consumption of the patient, as a caregiver कि क्या diet, कैसे nutrient उनको consumption को कैसे track कर पाए patient की कि उसको ठीक से nutrition मिल पा रहा है या नहीं. See, just a minute. इसके लिए कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हमें ऐसे ट्रैक करना है. वी नीड बैलेंस डाइट. पर सपोज अगर सर्टेनली कोई ट्रैक करना भी चाहता है तो आपकी रूटीन ब्लड टेस्ट आपको ये बता देते हैं B12, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी, ये तो बेसिक समझ में आता है. और सर्टेनली अगर B12 की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या आयरन डेफिशिएंसी, इसका मतलब बाकी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी एसोसिएटेड हो सकती है. तो दिस इज पॉसिबल. सो तो है एक ऑप्शन कि अगर इफ समवन वांट्स टू ट्रैक कि न्यूट्रिशन कैसा चल रहा है, दे विल गो फॉर बेसिक मार्कर्स. अगर बेसिक मार्कर्स में कुछ गड़बड़ है तो सर्टेनली कुछ और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, बिकॉज इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस कराना पॉसिबल नहीं होता. सो B12 है तो बाकी बी विटामिन भी हो सकते हैं. दिस इज द वन वे. टू, अगर यहाँ समझना ये जरूरी है, न्यूट्रिशन से इंपॉर्टेंट है आपकी डाइजेशन. आप बहुत अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पर अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है तो क्या वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे? नहीं. सो डाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूट्रिशन. अगर डाइजेशन अच्छी चल रही है और आप बैलेंस डाइट पे भी हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. पर अगर डाइजेशन आपकी गड़बड़ है तो न्यूट्रिएंट लेते हुए भी वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाले. सो इन नटशेल, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है, डाइजेशन अच्छी है, बैलेंस रियली सफिशिएंट. पर हाँ, certainly in vegetarians, omega-3s, rich foods that are really important. Protein is very important. So they need a balanced balanced diet for this. And otherwise, there is really individualized approach. There should be individualized approach for any patient. Because if someone has IBS, constipation, they need to be addressed according to that. डेफिशिएंसीज हैं उस हिसाब से एड्रेस करने की जरूरत है. पर अदरवाइज हम जनरल वे में कहें, बैलेंस डाइट इज मोर देन सफिशिएंट. No doubt, including certain things more than non-veg diet in vegetarian diet. Right? Okay, thank you, ma'am. So shall we move on to next question? Yes, So, please. The next question is कि what precautions should we take, as a caregiver कि ये चीज करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए. Some do's and don'ts according to you as a caregiver.
अगेन ये समझना फिर जरूरी है कि ऐसा क्यों चाहिए। ब्रेन के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनने के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारे सिस्टम में हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरिया का बैलेंस चाहिए। मींस हमारा माइक्रोबायोम अच्छा होना चाहिए। अगर हम प्रोसेस्ड फूड, रिच डाइट्स ले रहे हैं, रिफाइंड ऑयल्स ले रहे हैं, और हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, हमारी वर्किंग नहीं है, सो वो हमारे माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करेगा। और माइक्रोबायोम का रिलेशन सर्टेनली हमारे ब्रेन हेल्थ के साथ है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के समय में अपने बच्चों को बहुत अच्छा परफॉर्म करें, so no doubt diet is a very delicate relationship with the brain. So वहां आप न्यूट्रिएंट रिच डाइट दे रहे हो, 6 to 8 टाइम सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, हेल्दी ऑयल्स हैं, along with this exercises हैं, और ये जो भी if possible avoid pesticides exposure जो आज के समय में मुश्किल है, और for that you can grow some sort of greens in your balcony or in your terrace. So nutrition is certainly important, do's and don'ts are certainly important, but the most important thing is digestion. अगर कहीं IBS है, एसिडिटी है, और कुछ भी इंटेस्टिनल सिम्टम्स हैं लाइक नोजिया और ये सब चीजें, और लंबे समय से डाइजेशन गड़बड़ चल रही है, हमें एटलीस्ट प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना, रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करना, working on not only anti-inflammatory diets, at the same time this yoga pranayama, because it is really important, is really important for healthy digestion. That time for those patients this is really important. And in general also, if we are talking about general population also, जितना अच्छा माइक्रोबायोम है, जितनी अच्छी डाइजेशन है, उतनी ही प्रोडक्टिविटी है. दिस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड. सो न्यूट्रिएंट्स का रिलेशन आता है, डेफिनेटली आता है, पर न्यूट्रिशन के साथ जो लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्सरसाइजेस है, वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर वो है, डाइजेशन इम्प्रूवमेंट रहेगी, डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट रहेगी, तो आगे आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा. सो दीज ऑल थिंग्स आर कोरिलेटेड. और वेजिटेरियंस, दे आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, दे नीड मोर प्रोटीन. वहाँ थोड़े से कंसर्न्स आते हैं कि प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, बिकॉज नॉन वेज डाइट्स में प्रोटीन अच्छा है, तो एटलीस्ट स्प्राउट्स, ये सब चीजें रूटीन में रहनी चाहिए. और हेल्दी ऑयल्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट. रिफाइंड ऑयल्स, दे इंक्रीज इन्फ्लेमेशन. सो इन जनरल इफ यू आर फॉलोइंग द बैलेंस डाइट्स, वो हमारी माइक्रोबायोम को इम्प्रूव करता है. नो डाउट कोई सी भी तरह की एडिक्शन है, किसी भी तरह की एडिक्शन है, शुगरी डाइट्स हैं, वो हमारा इंटेस्टिनल माइक्रोबायोम डिस्टर्ब करता है. Fine. So I think I have answered this question. Do we have any other question? No, ma'am, not yet. We have covered almost every question, I guess. Fine. So this is a request to listeners. If you have any questions, please type in chat box. So we'll wait for your questions for 2 minutes. Fine. So in chat box, let me see. Give me 1 minute. Huh? We don't have any questions so far. So in the next session, again, there is a request. Please share your questions in Google form. And we'll be there next week